मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, अपनी स्टडी के लिए सब मिलाकर 34 वैरायटीज़ गार्डन पी की देखा था। उसमें से 22 वैरायटीज़ को उन्होंने सेलेक्ट किया और अपने एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने परफॉर्म किया मात्र 7 वैरायटीज़ में, और जिनमें कैरेक्टर्स के कंट्रास्ट बहुत अच्छे दिखते थे। इसलिए उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को चुना और वो 7 कैरेक्टर्स थे फ्लावर का कलर, सीड का कलर, सीड का टेक्सचर, शेप, पॉड का शेप, ये पॉड है, पॉड का शेप, पॉड का कलर, इसका कलर कैसा था, और फ्लावर की पोजीशन और प्लांट की हाइट, प्लांट छोटा है या बड़ा है। तो ये जितने भी 7 कैरेक्टर्स थे उनमें कंट्रास्ट बहुत अच्छा था। कैरेक्टर्स के जो अल्टरनेट थे वो बहुत अच्छे थे। तो हर ट्रेट या हर कैरेक्टर के 2 कंट्रास्ट थे। मेंडल ने जिस पी प्लांट को लिया था उसको गार्डन पी कहते हैं और उसका जो बॉटेनिकल नेम है पीसम सटिवम है। तो पीसम सटिवम में जो फ्लावर हैं वो 2 तरह से आते हैं। ये देखिए, मैंने एक ऐसा ही प्लांट ले लिया जिसमें मैं सिर्फ आपको फ्लावर की पोजीशन बताना चाहता हूँ। ये पी प्लांट नहीं है। एक तो टर्मिनल है, एक देखिए बिल्कुल एपेक्स पर। यदि यहाँ पर फ्लावर ग्रो करते हैं तो वो हो गई टर्मिनल पोजीशन, बिल्कुल एपेक्स पर। और एक्सियल पोजीशन या एक्सिलरी पोजीशन जो है, जहाँ पर लीफ ब्लेड है और जहाँ पर स्टेम मिल रहा है, वहाँ पर जो पोजीशन है उसको कहते हैं एक्सियल पोजीशन। तो अगर ये यहाँ पर वो फ्लावर्स ग्रो करेगा, यहाँ पर लीफ ब्लेड और स्टेम के बीच में, तो वो पोजीशन कही जाएगी एक्सिलरी। तो एक्सिलरी पोजीशन फ्लावर का की जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। और जो एक्सिलरी फ्लावर्स नहीं रहेंगे, मात्र इस टर्मिनल पर या अपेक्स पर फ्लावर्स ग्रो करेंगे, तो वो एक रेसेसिव कैरेक्टर होगा। तो ऐसे फ्लावर की पोजीशन एक कैरेक्टर है और उसके 2 कंट्रास्ट हैं, एक एक्सिलरी है और दूसरा टर्मिनल है। एक्सिलरी पोजीशन डोमिनेंट पोजीशन है और टर्मिनल पोजीशन जो है वो रेसेसिव पोजीशन है कैरेक्टर की। ये पी प्लांट नहीं है, ये एक ऐसे ही प्लांट ले लिया आपको समझाने के लिए। ये एक्सिलरी फ्लावर की जो पोजीशन थी वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर था और टर्मिनल फ्लावर की जो पोजीशन थी वो एक रेसेसिव कैरेक्टर था। आप जानते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो सेल्स हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, एक डिप्लॉयड पोजीशन में रहते हैं। और डिप्लॉयड पोजीशन में, जिसको आप 2n या 2x कहते हैं, उसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं। जो जीन एक क्रोमोसोम पर पाया जाएगा वही जीन जो है दूसरे क्रोमोसोम के ठीक उसी लोकस पर, उसी सेम पोजीशन पर दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर भी पाया जाएगा। तो ये जो लोकस होगा दोनों क्रोमोसोम्स में, वो कहा जाएगा करस्पॉन्डिंग पोजीशन। इसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन है, तो दोनों पर पाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक डिप्लॉयड सेल है और ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं। एक फीमेल गैमीट से आया हुआ है और एक मेल गैमीट से आया हुआ क्रोमोसोम रहता है। और पीसम सटिवम में जो गार्डन पी थी उसका क्रोमोसोमल नंबर है 14 उसमें, और तो 7 पेयर्स बनेंगे। तो एक पेयर देखिए ये है, उस 14 क्रोमोसोम से जो 7 पेयर्स बने उसमें से एक पेयर सपोज करिए कि यह एक पेयर है और उस पर जो एक्सिलरी फ्लावर की पोजीशन है उसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो ए है, ये ए फैक्टर है। तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन में भी वो ए पाया जाएगा। यदि प्योर ब्रीडिंग है या ट्रू ब्रीडिंग है, ट्रू ब्रीडिंग और प्योर ब्रीडिंग के मतलब बच्चों, ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग के मतलब ये हो जाते हैं कि अगर इस प्लांट को कई जनरेशन ग्रो कराया जाए और फ्लावर की पोजीशन में कोई डिफरेंस न आए, मतलब हमेशा वो फ्लावर्स जो हैं एक्सिलरी पोजीशन में ही रहें इस कैरेक्टर के लिए, तब समझिए कि ये जो प्लांट है वो प्योर प्लांट है इस कैरेक्टर के लिए। तो ये पोजीशन ऐसी हो गई। और जो इसका कंट्रास्ट है, तो कंट्रास्ट क्या है, टर्मिनल पोजीशन फ्लावर की जो है इसका कंट्रास्ट है, जो एक रेसेसिव कैरेक्टर है। तो जिस फैक्टर को, जिस लेटर से डोमिनेंट पोजीशन को दिखाते हैं, उसी के स्मॉल लेटर से रेसेसिव फैक्टर को शो किया जाता है। और दोनों की करस्पॉन्डिंग पोजीशन देखिए सिमिलर होगी, वो भी यहीं पर पाया जा रहा है
और उसको स्मॉल ए और स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिया गया। ये दोनों प्लांट्स जो हैं वो ट्रू ब्रीडिंग है या प्योर ब्रीडिंग है। और ये देखिए, ये जहाँ पर डॉट डॉट पी लिखा गया, ये पेरेंटल पोजीशन है, ये पेरेंट्स हैं, ये एक है और ये दूसरा है। इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा, तो क्रॉस कराएंगे, मतलब एक को मेल की तरह से बिहेव करेंगे और दूसरे फ्लावर को फीमेल की तरह से बिहेव करेंगे। इन दोनों के क्रॉस से ये रिजल्ट आया और इस रिजल्ट को F1 हाइब्रिड कहेंगे। और F1 को फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी कहते हैं, इसको ऑफ स्प्रिंग भी कहेंगे, इसको प्रोजेनी भी कहेंगे। और इसमें ये सभी जो फ्लावर्स आए, सब के सब फ्लावर जो उस पी प्लांट पर ग्रो किए, सब ऑक्सिलरी पोजीशन में ग्रो किए। बच्चों, ये गैमीट्स हैं कि कैसे ऑक्सिलरी फ्लावर में, उस प्लांट में कैसे गैमीट्स बनेंगे और जिन प्लांट्स में टर्मिनल फ्लावर ग्रो कर रहे हैं उसके गैमीट्स कैसे बनेंगे। थोड़ा सा हम आपको गैमीट बनने के प्रोसेस को बता दें। इसके पहले आप मायोसिस पढ़ चुके हैं या मायोटिक डिवीज़न पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं। फर्स्ट मायोटिक डिवीज़न में क्रोमोसोम्स के पेयर जो हैं, ये पेयर्ड हैं क्रोमोसोम्स, ये दोनों सेपरेट होकर 2 सेल में चले जाएंगे। ये देखिए 2 सेल हैं, ये फर्स्ट मायोटिक डिवीज़न है। सेकेंड मायोटिक डिवीज़न में क्या होगा, अब ये सेल डिवाइड करेगा। और एक बात और आप जानते होंगे कि हर सेल डिवीज़न से पहले क्रोमोसोम्स अपने को डबल करता है। अब क्रोमोसोम्स किस चीज़ का बना होता है, क्रोमोसोम्स बना होता है डीएनए का। इसका मतलब क्रोमोसोम्स के डबल होने का मतलब कि डीएनए का डबल होना। इसका मतलब डीएनए हर डिवीज़न से पहले अपने को रेप्लिकेट करता है, अपने को डबल करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सेकेंड मायोटिक डिवीज़न जो होगा उसके पहले भी ये अपने को डबल करेगा, नहीं। मात्र डिवीज़न स्टार्ट होने से पहले ये इसी पोजीशन पर पहले अपने को डबल कर लेगा, तब वो डिवीज़न प्रोसेस में इंटर करेगा। तो ऑलरेडी इस क्रोमोसोम में ऑलरेडी 2 डीएनए हैं, या यूँ कहिए कि 2 क्रोमेटिड्स हैं। ये जब गैमीट बनने का समय आएगा तब ये दोनों डीएनएज जो हैं क्रोमेटिड फॉर्म में जो हैं वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे अलग, और वही प्रोसेस ये भी रिपीट करेगा। तो देखिए, एक सेल से 4 गैमीट्स मिलते हैं। सिमिलर प्रोसेस आप इसमें भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे इसमें कैपिटल ए शो किया गया है, आप उसमें स्मॉल ए और स्मॉल ए शो कर लीजिए। कहने का ये मतलब हुआ कि एक्सिलरी फ्लावर वाले प्लांट में सभी गैमीट्स, ये प्योर प्लांट है तो इसमें सभी गैमीट्स एक ही तरह के बनेंगे। और ये देखिए, गैमीट दोनों के फ्यूज़ करके ये रिजल्ट आ गया। सभी जो फ्लावर्स थे वो एक्सिलरी थे। लेकिन ऐसा नहीं कि टर्मिनल फ्लावर जिसमें था जो फैक्टर, जो कैरेक्टर, जो जीन उसके लिए टर्मिनल फ्लावर की पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो कहीं खो नहीं गया, वो कहीं मिक्स नहीं हो गया, वो पड़ा हुआ है, लेकिन वो अपना एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है। तो फ्लावर की पोजीशन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है या जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वो उसके 2 ट्रेट्स हैं, उसके 2 कंट्रास्ट हैं, एक एक्सिलरी है और एक टर्मिनल है। तो दोनों के फैक्टर्स इसमें प्रेजेंट हैं। अब F1 को ये कस्टमरी है बच्चों, F1 का मतलब हुआ ये कस्टमरी है कि इसको F1 कहते हैं, और कोई इसके साथ ऐसी खास बात नहीं है, इसको F1 हाइब्रिड भी कहें। अब इस हाइब्रिड को सेल्फ क्रॉस कराएंगे। यहाँ पर तो क्रॉस हुआ था, 2 डिफरेंट वैरायटीज़ में क्रॉस कराया गया था, और यहाँ पर सेल्फ क्रॉस होगा, क्योंकि जो गार्डन पी है उसका फ्लावर मेल ऑर्गन भी अपने अंदर रखता है और फीमेल ऑर्गन भी रखता है। वो पॉलन भी बनाता है और एग्स भी बनाता है। तो सेल्फ फर्टिलाइज करेगा, उसी फ्लावर का पॉलन उसी के एग्स को फर्टिलाइज करेगा। तो ये फर्टिलाइजेशन से पहले इसके गैमीट्स बनेंगे, और इसको भी गैमीट आप इसी प्रोसेस से बना सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि कितने तरह के गैमीट्स इसमें बने। तो इसमें दोनों सिमिलर थे तो एक ही तरह के गैमीट बने। इसमें 2 फैक्टर्स हैं, 2 ट्रेट्स हैं, तो इसमें 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे। एक देखिए कैपिटल ए वाला गैमीट बना, एक स्मॉल ए वाला गैमीट बना, तो ये इनके गैमीट्स हो गए। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन में इसी को मेल भी ट्रीट करना है और इसी को फीमेल भी ट्रीट करना है। तो ये फीमेल की साइड हो गई
और इधर देखिए मेल की साइड है। अगर एक सर्कल बना के प्लस लगा देते हैं तो ये फीमेल को डिनोट करता है, और यदि सर्कल बना के एक एरो लगा देते हैं तो वो मेल को डिनोट करता है। तो मेल फीमेल दोनों फर्टिलाइज करेंगे। तो फर्टिलाइज करके देखिए, ये कैपिटल ए जो है इस कैपिटल ए से आ गया, ऐसे आ गया, ये कैपिटल ए ये स्मॉल ए से क्रॉस किया, ऐसे आ गया, और ये स्मॉल ए इस कैपिटल ए के साथ किया तो ऐसे आ गया, और ये स्मॉल ए के साथ किया तो ऐसे आ गया। तो मेंडल ने जो अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया उसमें मानो हाइब्रिड क्रॉस कराया। मानो हाइब्रिड के क्या मतलब होते हैं? जहाँ पर ऐसे कैरेक्टर्स जहाँ पर वन पेयर ऑफ कंट्रास्ट यूज़ किए जाएं। वन पेयर ऑफ कंट्रास्ट क्या है? एक्सिलरी फ्लावर और टर्मिनल फ्लावर, दोनों फ्लावर की पोजीशन के कंट्रास्ट हैं, ऐसे समझिएगा। फ्लावर का पोजीशन एक कैरेक्टर है, उसके दो कंट्रास्ट, एक कंट्रास्ट एक्सिलरी और दूसरा कंट्रास्ट टर्मिनल। तो इस तरह से हमें मानो हाइब्रिड क्रॉस से F2 जनरेशन, जैसे इसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं, उसी तरह से इसको कहेंगे सेकेंड फीलियल जनरेशन। तो सेकेंड फीलियल में जो हमें रिजल्ट्स मिले वो इस तरह से आ गए। यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों प्रेजेंट है, लेकिन एक्सप्रेशन जो है कैपिटल ए फैक्टर का हो रहा है। तो जो फैक्टर, जो कैरेक्टर F1 हाइब्रिड में एक्सप्रेस करता है, उस कैरेक्टर या उस फैक्टर को डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं या डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। और जो फैक्टर या जो कैरेक्टर अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है F1 हाइब्रिड में, उसको रेसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। कहने का मतलब ये कि एक्सिलरी फ्लावर की पोजीशन डोमिनेंट कैरेक्टर है और टर्मिनल फ्लावर की पोजीशन जो है वो रेसेसिव पोजीशन है। लेकिन F2 रिजल्ट्स जो शो करते हैं वो ये बताते हैं कि नहीं, यहाँ तो सारे कैरेक्टर्स फिर अलग अलग हो गए। ये हालांकि डोमिनेंट की पोजीशन थोड़ा ज़्यादा आई है, लेकिन रेसेसिव की पोजीशन कहीं गायब नहीं हो गई, ये प्रेजेंट है। ये पनेट स्क्वायर बनाया जा सकता है या इसको चेकर्स बोर्ड भी कहते हैं। तो चेकर्स बोर्ड में ये जो वर्टिकल लाइंस हैं उसको मेल गैमीट के लिए रख लीजिए, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उसको फीमेल गैमीट के लिए रख लीजिए। तो देखिए दोनों गैमीट हैं, ये इधर इसको ये फीमेल साइड हो गई और ये मेल साइड के भी सिमिलर गैमीट्स हैं, तो दोनों को यहाँ लिख लिया। अब दोनों का क्रॉस हो गया यहाँ, इसका क्रॉस हो गया इससे, देखिए यहाँ इसका हो गया इससे यहाँ आ गया, और ये स्मॉल ए का इससे हो गया यहाँ आ गया। ये एक्सिलरी पोजीशन फ्लावर की ट्रू ब्रीडिंग है, ये मिक्स नहीं है। इसमें क्या है, ये भी एक्सिलरी हैं, लेकिन इसमें रेसेसिव कैरेक्टर भी है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपने को। इसमें भी वही पोजीशन है, ये भी एक्सिलरी फ्लावर की पोजीशन है, लेकिन स्मॉल ए अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इसमें दोनों स्मॉल ए हैं, मतलब ये अब जब यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, डोमिनेंट एलील नहीं है, तो ये अपने को बहुत ईजिली एक्सप्रेस करेगा। तो जो रेसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, होमोजाइगस कंडीशन मतलब जब क्रोमोसोम पेयर पर दोनों पर वो वही फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, तब वो अपना एक्सप्रेशन देंगे, तब वो टर्मिनल फ्लावर देके यहाँ बना हुआ है। तो ये भी F2 रिजल्ट है, इसको चेकर्स बोर्ड या पनेट स्क्वायर के माध्यम से के थ्रू बताया जा रहा है, और ये इसको ऐसे क्रॉस कराया जा रहा है, तो इसमें थोड़ा एरर के चांसेस हो जाते हैं। तो आप पहले गैमीट बना लीजिए और गैमीट बनाने के बाद क्रॉस करा लीजिए। तो रेशियो कैसा आया, ये 1 2 3 फ्लावर्स जो हैं वो एक्सिलरी पोजीशन वाले थे और एक जो है टॉप पर था। तो ये रिजल्ट्स F2 के हुए। तो फिनोटिपिकली जो फिनोटिपिक रेशियो आया रिजल्ट्स का, वो आया 3:1। जीनोटिपिकली क्या रहा रेशियो उनका, 1:2:1, 1:2:1। तो फिनोटाइप क्या है, कोई चीज देखने में कैसी लग रही है, फिजिकल अपीयरेंस उसका कैसा है, ये चीज कही जाती है फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या हुआ, जीनोटाइप उसका जीनिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उस सेल के अंदर जीन्स कैसे हैं, वो उसका जीनोटाइप है। तो देखिए ये प्योर ब्रीडिंग था, ये नॉन प्योर ब्रीडिंग है, ये हाइब्रिड है और ये हाइब्रिड है। इसको हाइब्रिड कहेंगे या नॉन प्योर ब्रीडिंग कहेंगे। और ये प्योर ब्रीडिंग रेसेसिव है, ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। तो मानो हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने जो रिजल्ट निकाला पहला एक्सपेरिमेंट अपना करके, वो कहा कि जो फैक्टर्स पेयर में हैं वो
कहीं खो नहीं जाते हैं और नहीं उनकी ब्लेंडिंग होती है, वो साथ साथ रहते हैं F1 हाइब्रिड में। लेकिन F1 हाइब्रिड से जब गैमीट बनता है तब वो सभी फैक्टर्स, सभी कैरेक्टर्स अलग होके अलग अलग गैमीट्स में चले जाते हैं। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। प्योरिटी ऑफ गैमीट्स के मतलब कि गैमीट्स हमेशा एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए प्योर हैं, वो मिक्स नहीं हैं, हमेशा एक गैमीट में एक कैरेक्टर जाएगा। ये मेंडल की बात थी।